सभी दर्शकों का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। चिप इंडस्ट्री के ऊपर शुरू की गई चर्चा का आज अंतिम और समापन कड़ी है, जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का किन किन देशों से प्रतिस्पर्धा है और भारत चिप निर्माताओं को किस तरह से प्रलोभन दे करके अपने देश में आकर के निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। कोरोना के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि एक कंट्री में अगर सप्लाई चेन सीमित हो जाती है तो पूरा दुनिया एक तरह से हैंडीकैप हो जाता है। तो उस स्थिति में जो फर्स्ट चॉइस के रूप में उभरता हुआ कंट्री है मलेशिया। और मलेशिया के पास अभी 13% वर्ल्ड के चिप मैन्युफैक्चरिंग का टेस्टिंग, असेंबली और पैकेजिंग का शेयर एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ अमेरिका की टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने लगभग $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्लेस किया हुआ, जबकि जर्मनी के नामी गिरामी कंपनी इन्फिनियन ने $5.1 बिलियन का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस तरह यह भारत से अभी काफी आगे निकलने की स्थिति में है। तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का लाभ वियतनाम को भी काफी ज्यादा मिला है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनी जो है वह चीन से शिफ्ट करके यहाँ पे अपनी कंपनी को सेटअप कर रही है। इसी के साथ ग्लोबली नोन कंपनी इंटेल और एनवीडिया, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लेस किया हुआ है। वियतनाम का चीन से व्यावसायिक रिश्ता और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट का काम करता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से सेफ बनाता है, जिस वजह से कि चिप मैन्युफैक्चरर यहाँ जाने को उत्साहित होते हैं। और फिर आ रहा है भारत, लेकिन भारत इस दोनों कंट्री से इस मामले में आगे है कि इसने एक स्कीम लगा दिया है। वो प्रोडक्शन लिंक नहीं है, एक ऐसा इंसेंटिव है जिसमें कि लगभग 76,000 करोड़ इतने रुपये भारत सरकार इन कंपनी को लगाने के लिए पैसे देगी और यह उन्हें पहले ही दे दिया जाएगा। और भारत सरकार ने यह भी बताया है कि अगर यह पैसा कम पड़ता है तो वह और भी पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी कभी कभी आता है। आप ये सोचें कि कितने कम देशों के बीच में यह कंपटीशन है। आप एक तरह से देखें, जर्मनी, चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, यह एक मुख्य प्लेयर है और स्वीडन, इतने ही कंट्री हैं जो कि इस तरह के काम में लगा। तो उस हिसाब से भारत के लिए अभी एक तरह से समझिए कि पहला कदम ये रख रहा है। लेकिन अगर आज भी आप पहला कदम नहीं रखते हैं और दुनिया फिर से सेटल डाउन हो जाती है, G+1 का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, आपके कंट्री नहीं आएगी तो दूसरी कंट्री आएंगी, तो फिर वो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। एक एस्टिमेट जो है कि अभी $546 बिलियन का ये मार्केट है अभी आज के दिन में, और आगे चल करके उम्मीद है कि 2030 तक यह 800 बिलियन का हो जाएगा, क्योंकि यह लगभग 8% के हिसाब से हर साल ग्रो कर रही है। तो उस स्थिति में अगर आप इस तरह के प्रयास में अभी शामिल नहीं होते हैं तो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आ रही है वह इंपोर्ट करके, चिप को करके तब वो मैन्युफैक्चर करेगी, तो फिर आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का जो प्राइसिंग होगा वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए वो एक कैच-22 सिचुएशन है कि इतने बिलियन के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको नौकरी कम मिलेगी, इतने बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको कई सारे देशों से कंपटीशन करना पड़ेगा और उस कंपटीशन में आप कहाँ पिछड़ जाएंगे यह पता नहीं है। इसका मतलब इस पैसे के इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी पूरी की पूरी पैसे रिकवर हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जॉब के फ्रंट पे कोई गारंटी नहीं है। अभी आपके यहाँ प्रोडक्शन भी चिप का शुरू होगा नहीं, तो उस स्थिति में क्या यह $10 बिलियन हायर एजुकेशन पे खर्च नहीं होना चाहिए, यह रघुराम राजन का कहना है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि अब नहीं तो कभी नहीं, तो क्या आप $800 बिलियन के मार्केट में कभी कदम ही नहीं रखेंगे? और जब आप इस तरह के प्रोडक्ट को बनाएंगे नहीं तो डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, क्योंकि आपका डिपेंडेंस हर वक्त दूसरी कंट्री पे बना रहे। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये काफी सोची समझी रणनीति के तहत मोदी सरकार ने एक रिस्क लिया है कि हाँ, हम $10 बिलियन लगा करके कम से कम उसके इकोसिस्टम को डेवलप करने की शुरुआत तो कर दें, और सक्सेसिव गवर्नमेंट जो आएगी इस मिशन को और आगे लेकर के जाएगी, और 10 इयर्स डाउन द लाइन, 12 इयर्स डाउन द लाइन हम कम से कम अपना एक फुटप्रिंट रखने की स्थिति में होंगे। तो रघुराम राजन का यह तर्क बिल्कुल ही मान्य नहीं है
कि भारत को अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कि मोदी सरकार को एडवाइस करते हैं वह इसकी महत्ता को बखूबी जानते हैं। खास करके जब एआई ड्रिवन इंडस्ट्री आ रही है, भारत सरकार टेक्नोलॉजी के लिए यूएस के साथ कोलैबोरेशन भी कर चुकी है और दूसरे इकोसिस्टम को भी यहाँ पे दिया जा रहा है। और जो स्टेट्स हैं, कई सारे स्टेट्स, उन्होंने भी कुछ इसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए कुछ स्पेशल पॉलिसी लाई है और भारत सरकार अपने स्टाफ को ट्रेन कराने के लिए, जो अपने इंजीनियर्स हैं उसको ट्रेन कराने के लिए भी पैसे अलग से देने को तैयार है और इसकी टेस्टिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर भी बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से एक दूरगामी एक ऐसा समय आएगा जब यह चिप इंडस्ट्री आपके यहाँ भी जड़ें जमा लेगी और फिर आप ग्लोबली कम्पीट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। दूसरी बात कि अभी आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आपके पास फॉरेन रिजर्व अच्छी खासी है। ऐसा रिजर्व हर वक्त आपके पास हो यह भी कोई जरूरी नहीं है। वैसे स्थिति में यह समय है जब आप $10 बिलियन अगर लगा भी देते हैं तो आपके आर्थिक सेहत पे बहुत बड़ा असर नहीं आएगा। कि अगर इससे आप बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपके रोजगार का सृजन होगा, लेकिन फिर यह इंडस्ट्री जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री है और हाईली एफिशिएंट और हाईली टेक्निकल लोगों का इसमें काम है, तो उस इंडस्ट्री की शुरुआत कब करें? ऐसा न हो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आपके यहाँ से बोरा बदना बांध करके परमानेंटली ही चले जाए, क्योंकि जब उनके पार्ट्स और इक्विपमेंट हर वक्त इंपोर्ट होके आएंगे तो वह कॉम्पिटिटिव रेट ऑफर नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से रघुराम राजन, मुझे जो लगता है कि वह एक कांग्रेस के नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और उस नैरेटिव के तहत वह लोगों को यह बताना चाह रहे हैं 1 लाख जॉब से कुछ नहीं होगा, 80,000 जॉब से कुछ नहीं होगा, इतने पैसे में आपके लिए इससे कई गुना ज्यादा जॉब क्रिएट किया जा सकता है। हालांकि वह जॉब लो पेड होगा यह वो बताने की जरूरत नहीं करते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो काम करेंगे उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी और उनका आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके आर्थिक पहलू को समझ पाए होंगे, दूसरे देशों से कंपटीशन कैसे होगा यह समझ पाएंगे, आगे आने वाली डिफेंस इंडस्ट्री और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसमें आपका फुटप्रिंट कैसा होगा, आपकी इंपोर्ट पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारे पहलू को आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।